आंवला लोकसभा क्षेत्र में कुछुट्टा पशुओं की समस्या के निवारण एवं कुशल प्रबंधन हेतु हर गांव गौशाला को जिला कोऑपरेटिव के साथ जोड़ने का सुझाव गांव चलो अभियान के तहत मेरी आंवला जन संवाद पात्रा के दौरान हमारे भाई बहनों माताओं के साथ चर्चा करते हुए मैंने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा पशु बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं, जो फसलों को बर्बाद करते रहते हैं, जिसके कारण कृषकों को विषम परिस्थितियों में भी घर से रात बाहर रहकर फसलों की देखभाल के लिए तत्पर रहना पड़ता है। इस समस्या से किसान, उनके परिवार, महिला, बुजुर्ग, पुआ और सभी वर्ग के लोग बहुत ही चिंतित हैं और उनके जीवन की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। इसलिए इस समस्या के हल हेतु आपसे अनुरोध है कि इसी समस्या के निवारण के लिए हमने किसानों, डेयरी, पशुपालन, खाद्य व्यापार से जुड़े व्यापारियों से एवं जनसेतकों से विभिन्न समाधानों पर चर्चा की और सर्वसम्मति से एक सुझाव निकल कर आया। इसी समस्या ने निवारण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गौशाला योजना की शुरुआत की है। इस योजना को कारगर बनाने के लिए इसमें अल्प बदलाव करते हुए प्रत्येक गांव में वहां के प्रधान की देखरेख में एक गौशाला खोली जाए एवं सभी गांव की गौशालाओं को एक सहकारी संस्था के तहत जोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया से जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धा पैदा की जा सकेगी, जिससे सहकारी समितियों की दक्षता और उत्पादकता सुनिश्चित होगा। हमारा मानना है कि जब गौशालाओं को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जोड़ा जाएगा और प्रशासन की जवाबदारी निश्चित की जाएगी तो कुछ लाभकारी दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, जो निम्नलिखित हैं। रोजगार अवसर, हर गांव गौशाला से गौशाला के रखरखाव, पशुओं की देखभाल और उनके लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दूध उत्पादकता, गौशालाओं में पशुओं की देखभाल, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने और उन्हें अच्छी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने से दूध के उत्पादन में वृद्धि होगी। ये एक शुद्ध, स्वास्थ्यप्रद और उत्कृष्ट उत्पाद का स्रोत भी बनेगा। आंवला लोकसभा दूध एवं गौसेवा सहकारी समिति इस पहल से दूध का उत्पादन बढ़ेगा एवं छुट्टा पशुओं की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जैविक खाद, गौशाला से निकलने वाले गोबर का सही ढंग से पुनर्चक्रण करके हम जैविक खाद उत्पन्न कर सकेंगे। गौमूत्र के प्रयोग से कीटनाशकों पर होने वाले खर्च को बचाकर ग्राम लक्ष्मी का पुनः आह्वान किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर और उत्पादों की बिक्री विभिन्न स्तरों पर करके या आत्मनिर्भर मॉडल की तरह सहकारी समिति के तौर पर कार्यान्वित किया जा सकता है और साथ ही पदी अनुकूल हो तो केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि योजना के साथ जोड़ा जा सकता है, जो कि आपके राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की ओर एक और कदम हो सकता है। अगर ये सुझाव आपकी दृष्टि में सही प्रतीत होता है तो इसे आंवला क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर अमल में लाया जा सकता है। सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए हुआ करता था। आज के लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग उनकी राजनीति की दुनिया में दिखाई दें, कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दें जिनसे वो रिलेट कर सकें, जिनसे वो ये कह सकें कि ये तो हमारे बीच में से ही उठ के गया है। कुछ यंग सोच, कुछ टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट्स, कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज। तो अभी इस मौजूदा बरेली के आंवला क्षेत्र की तरफ से हमारे साथ हैं रविंद्र विक्रम जी, जो आज की राजनीति के बदलते समीकरणों का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ही हैज डन हिज एजुकेशन, हिज MBA from a London University and then he came back to India। अपना उन्होंने कुछ किया है, सब अपने जॉब्स भी किए हैं, अपने सर्विसेज भी किए हैं, करियर भी बनाया है और अब वो अपना योगदान वापस देना चाहते हैं सोसाइटी को। सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में, आज तक के सफर के बारे में, उनकी बर्थ से लेकर 2024 तक के सफर के बारे में, और उसके बाद उनसे प्रश्न करेंगे राजनीति के नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर करने के बारे में। मैं इसी क्षेत्र से आता हूं तो थोड़ा लगाव हर समय इस क्षेत्र में रहा, स्कूल के समय से भी। कॉलेज में जब मैं गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में BCom ऑनर्स कर रहा था, तो उस समय संगठन में भी थोड़ा सक्रिय रहा, उसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ती रही कॉलेज के समय से, और NGO के साथ वॉलंटियर की तरह काम करता रहा। तो जब हम बड़े शहरों में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में रह जाता है कि ये काम हमें अपनी जगह पे भी करना चाहिए। और मैं क्योंकि ग्रामीण अंचल से आता था, हमारी आंवला लोकसभा भी लगभग 100% ग्रामीण है, तो मन में रहता था कि अगर बड़े जगह से अच्छा हम छोटी जगह पे अपने घर में काम करें तो शायद उस समय का, उस मेहनत का रिजल्ट, जो फल निकलेगा, उससे ज्यादा लोगों को फायदा मिल सकता है। तो साथ ही साथ काफी संगठनों से, सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहा, तो उसमें कभी इतना समय भी नहीं मिला और कभी ऐसा भी राजनीतिक, जो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि ट्रेडिशनल राजनीति से जुड़ने का इतना मन नहीं था उस समय, पर हाँ, सामाजिक कार्यों के माध्यम से लगातार हर समय लगा रहा। कॉलेज के बाद जॉब करी, फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, एक NGO का समूह बनाया, उनके साथ क्षेत्र में भी काम करा, दिल्ली में भी करा,
फिर मैं एमबीए पढ़ने ग्लासगो गया था, तो एमबीए के बाद भी फॉरेन उस समय बहुत करप्शन की बहुत ज्यादा आवाज उठ रही थी और पूरे देश में एंटी करप्शन के मूवमेंट चल रहे थे। तो उसको देखते हुए मोदी जी का भी गुजरात से दिल्ली में आगमन की चर्चा हो रही थी और उससे प्रेरित होकर फिर वापस आ गए और फिर क्षेत्र में एक एनजीओ बनाया, इंडियन सेंटर फॉर डेवलपमेंटल राइट, उसके माध्यम से काम करते रहे। और 2012 के बाद मैं बॉम्बे जॉब करना चला गया था और 14 के चुनाव से पहले फिर जब एक बार लगा कि देश में बदलाव होने वाला है और उसमें हम जितनी भूमिका निभा सके एज अ कार्यकर्ता, तो मैं फिर वापस आ गया था और यहाँ पे काम करा और भारतीय जनता पार्टी में एक एनजीओ प्रकोष्ठ था, उसका क्षेत्रीय प्रभार की मेरे को दायित्व दिया गया। तो उसमें लगातार 3 साल काम करा और आमला 2017 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे आमला विधानसभा में विस्तारक बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो उस समय बूथों पे काम करा। चुनाव के बाद ऐसा लगा जो मूवमेंट है वो स्थिर हो गया है और जितने परिवर्तन आना है वो आ चुका है। तो मैंने वकालत की प्रैक्टिस दिल्ली में शुरू करी और वहां अपने जीवन का दूसरा चुनाव लड़ा। पहला मैंने जब मैं यूके में था तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लड़ा था और वो स्टेट बॉडी पे जीत के मैं वहां तक पहुंचा था। फिर बार में इलेक्शन लड़ा। उससे पहले कोविड आया था, तो कोविड में भी हमने एनजीओ के माध्यम से यहाँ पे काफी सारे काम करे, कॉन्सेंट्रेटर बंटवाए, मास्क, राशन सामग्री, और राशन सामग्री एनजीओ के माध्यम से लगभग पूरे देश में बंटवाई, काफी अरुणाचल में, तमिलनाडु में, हिमाचल में, काफी दूर दराज के इलाकों में भी बंटवाई और आमला लोकसभा क्षेत्र में विशेषतर बंटवाई। उससे पहले जब मैं 14-17 यहाँ पे था तो भी एनजीओ के माध्यम से यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग करते रहते थे। फिर अपना वकालत की प्रैक्टिस चल रही थी, तब तक मोदी जी का ने जब कहा कि वो युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को मौका दे सकते हैं और युवा और बदलाव की बात करी, शिक्षित लोगों को राजनीति में लाने की बात करी, तो मैं भी क्षेत्र में लग गया, कार्यकर्ता की तरह काम करता रहा। जितनी मोदी जी की योजनाएं रहीं उनका प्रचार करता रहा, एक आमला जनसंवाद यात्रा के माध्यम से। उसके बाद हल्के हल्के, क्योंकि सामाजिक का चीजों लगातार हम गतिविधियां करते आए हैं, तो उसके साथ साथ हमने मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करे 45 के आसपास। आमला लोक विकास समूह का एक ग्रुप बनाया वॉलंटियर्स का, उसके माध्यम से। उसके साथ युवाओं के लिए स्पोर्ट्स के कार्यक्रम विधानसभा लेवल पे आयोजित करे और हल्के हल्के फिर युवाओं ने जितने कार्यक्रम अपने कर रहे थे, वो क्रिकेट मैचेस और बाकी मैचेस, उसमें इनवाइट करना शुरू करा। तो खुद को भी अच्छा लगा जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो युवा भी अच्छी तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके साथ फिर हमने राम मंदिर का, जब राम मंदिर के कार्यक्रम हो रहे थे तो राम मंदिर का भी बहुत प्रचार करा क्षेत्र में। और 22 तारीख को हमने आमला में पुरैना मंदिर होता है, वहां पे एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। फिर जब गांव चलो पार्टी का अभियान आया तो हमने एक पदयात्रा करी थी 3 विधानसभाओं में, 30 गांव में गए थे, लगभग 30-40 किलोमीटर की। वो चलती रही और 24 की बातों तक आ गए हम जल्दी। तो एमबीए यूनाइटेड किंगडम से करने के बाद आपने मतलब ऑब्वियसली जैसे लोगों का एक माइंडसेट होता है दैट वी हैव लर्नड अ लॉट, नाउ वी वांट टू अर्न अ लॉट। तो अर्निंग की जगह आप जो है पॉलिटिक्स में आके, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि यू वांट टू कम इनटू पॉलिटिक्स, या राजनीति में आके आप वो करना चाहते हैं जो जनरली आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर से ना? बेसिकली जो थॉट प्रोसेस होता है वो यही होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं और अगर हमें लगता है कि हम इस पोजीशन पे हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन मतलब फिर भी कुछ तो ऐसा जिंदगी में, या कौन सी चीज ने आपको अट्रैक्ट किया एनजीओ से जुड़ना? एक यंगस्टर के लिए जो कि एमबीए करके आया है बाहर से, उसके लिए सिर्फ दिमाग में जितना हम जानते हैं कि earning is the most important. So, even prior to MBA, I was more involved with social activities. Okay. So that was the base. That inclination was always there. Ji. So most of the people who were in our batch, who went from India, even when they came, they wanted to come back to India, but after 1.5 years, they stayed back there. Okay. कि अब हमें यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट आई ऑलवेज हैव दैट इन बैक ऑफ माई माइंड दैट आई वांटेड टू वर्क फॉर द ग्रास रूट, वांटेड टू कम बैक. So it was not political at that point, but I wanted to be part of that change, to contribute as much as I could. And I always feel I was born in wrong times. I might
इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई वाज बोर्न 100 years बैक 1920s में। तो शायद उस टाइम होता तो स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं काम करने का मौका मिलता। मतलब वो थॉट प्रोसेस आपका बेस पे शुरू से चल रहा है, it was always there। और एंड आई केम फ्रॉम अ रूरल पर्सपेक्टिव एंड fortunately or unfortunately in college I got exposed to social work and extracurricular activities. So there was this idea, rather than working in a big city, if I can come back and work around my place, native area, it might give in more better results. And I till now I feel 1,000 rupees spent in a big city and 1,000 rupees is spent in a rural area. In rural area it will give more change. तब वो 100 रुपए लगते थे, अब वो 1,000 रुपए लगते हैं, because with time the value of money decreases. अभी मैंने आपकी एक छोटी सी चिट्ठी पढ़ी थी जिसका बेसिक टाइटल जो था वो प्रधानमंत्री जी को लिखना था, हर गांव गौशाला। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि जितना पढ़ने के बाद एहसास हुआ तो ऐसा लगा कि इट इज समथिंग लाइक, लोग कहते हैं कि वैसे तो ये नेगेटिव कमेंट है, आपदा में अवसर, बट उसे पढ़ने के बाद, आपकी आइडियोलॉजी को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये आप पॉजिटिव रूट के साथ, पॉजिटिव बेस के साथ इसको बढ़ा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस अभियान हर गांव गौशाला? हर गांव गौशाला सरकार का अभियान है जी। व्हाट वाज योर इन्वॉल्वमेंट? काफी समय से चल रहा है। तो जब हम अपने क्षेत्र, आमला लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे, तो हमने 21 पॉइंट का एजेंडा बनाया जो क्षेत्रवासियों के सुझावों से बना। और जितनी भी समस्याएं थी उसमें लिखी गई। तो एक समस्या उसमें छुट्टा पशुओं की भी थी। जब हम वो प्रचार बढ़ता गया, हम लोगों से मिलते रहे, मोदी जी की गारंटी की योजनाओं किताब बांटते रहे और योजनाओं की बात करते रहे, कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में कॉमन प्रॉब्लम जो निकल के आई वो छुट्टा पशुओं की थी। उससे काफी ज्यादा लोग, अधिकांश लोग परेशान थे, और उसमें महिलाएं परेशान थी, बच्चे परेशान थे, पुरुष परेशान थे, क्योंकि दिन में लोग खेतों में काम करते हैं, रात में उसकी रखवाली के लिए खड़े रहते हैं। तो बहुत दिनों से लोगों से सुझाव भी ले रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे कि इसमें कुछ अच्छा निकल के आए और क्या हो सकता है जो उसका हल बन सके। क्योंकि इसी के लिए प्रदेश की सरकार ने हर गांव गौशाला का एक योजना चला रखी है। पर तब भी छुट्टा पशु रोड पे थे, तो ये ऐसा ध्यान में आया लोगों से बात करके, कॉपरेटर से बात करके, हम एक तो गौशालाएं जितनी बननी है वो प्रॉपर समय पे बने, सही बने, और उसके साथ उन सबको एक हम कोऑपरेटिव के माध्यम से जोड़ दें और गौशालाओं को समाज से भी जोड़ें और आर्थिक व्यवस्था से भी जोड़ें, तो वो सुचारू रूप से लंबे समय तक चल पाएंगी। अभी सेवा भाव से हम बना रहे हैं और गौ सेवा के भाव से, और गायों को ध्यान रखा जाए, किसान उनसे परेशान ना हो। पर अगर हम समाज से जोड़ देंगे और आर्थिक व्यवस्था से जोड़ देंगे तो वो एक लंबे समय तक चलेंगी, और ना कि उसको छोटी राजनीति में वो व्यवस्था खराब ना हो। इसलिए उसकी देखभाल डीएम को सौंप दी जाए। डीएम सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले में, उसके पास अधिकार होते हैं पशुधन को देखने के लिए, गौचर को देखने के लिए। तो उन सब का अगर कोऑपरेटिव वो देखें, और पूरे जिले में अगर 1000 बड़ी गौशालाएं बनेंगी, हर बड़े गांव में गौशाला बनेगी, और उसमें से कुछ प्रॉफिट दें, कुछ ब्रेक इवन पे रहें, कुछ लॉस में भी रहें, पर ओवरऑल अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा तो ये एक लघु उद्योग बन जाएगा जो बहुत समय तक चल पाएगा। लोगों को वहां पे रोजगार भी मिलेगा। गाय से जो और उत्पादन होता है, गोबर से फर्टिलाइजर का, गौमूत्र से पेस्टिसाइड का और आयुर्वेदिक दवाइयों का, उन सब का भी एक बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी। ऑर्गेनिक खेती के लिए हम एक इनपुट दे पाएंगे जो मैन्योर बनेगा, और साथ ही साथ ये जो छुट्टा पशुओं की समस्या है ये हल हो जाएगी। क्योंकि जब समाज से जुड़े होंगे तो जो छुट्टा पशु दूध नहीं दे रहे होंगे उनका समाज गौसेवा के माध्यम से ध्यान रख पाएगा, और जब हम दूध उत्पादन पे ध्यान देंगे तो वो प्रॉफिट भी चल रहा होगा, तो उसमें जो पैसा होगा उससे हम पूरी गौशाला का ध्यान रख पाएंगे, उन छुट्टा पशुओं का जो दूध नहीं दे रहे उनका भी ध्यान रख पाएंगे। साथ ही साथ हम आर्थिक रूप से सरकार पर निर्भर नहीं होंगे, जब हम सरकार को सपोर्ट कर पाएंगे। आपकी किताब है, छोटी सी राइटर है आपका, मोदी की गारंटी, 2 लाइनें उनके बारे में। मोदी जी ने 10 सालों में बहुत बड़ा काम कराया पूरे देश में, हर एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचे हैं, हर एक गरीब व्यक्ति के वो दिल में बस गए हैं, और लगातार वो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से गरीबों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के लिए मैंने ये किताब लिखी थी कि जितने भी भाजपा के बूथ के कार्यकर्ता हैं और जो लोगों के बीच में जाके मोदी जी की योजना का बता रहे हैं,
और 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम कराया है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस किताब के माध्यम से उनको पूरा सारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिले, वो आराम से गांव में बता पाएं, और जो मोदी जी कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, उस पे मिलके हम काम कर पाए। तो उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने किताब लिखी और आमला लोकसभा क्षेत्र में लगभग सारे बूथ अध्यक्षों के पास और बाकी कार्यकर्ताओं के पास मैंने अपने आप और या मेरी टीम के माध्यम से इसको पहुंचाने का काम करा है। वन लास्ट क्वेश्चन सर, आप अगर अपने आप को एज अ डेजिग्नेशन होल्डर देखते हैं आगे इस साल, तो आपका बेसिक विजन और मोड ऑफ वर्किंग, बेसिकली सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है, जो आपका एक, अगर हम ये कहें कि आइडियोलॉजी आप जिस पे काम करेंगे, आप जो विजन देखते हैं एज अ डेजिग्नेशन होल्डर, आप क्या करना चाहेंगे? पहले तो मैं एज अ कार्यकर्ता काम कर रहा हूँ क्षेत्र में, जी। और मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ लोगों के साथ। तो जैसा पार्टी को लगेगा कि अगर ऐसे आदमी को नेतृत्व देना है तो बहुत अच्छा है, और अपनी दावेदारी कर रहा हूँ आमला लोकसभा के लिए। बाकी सब पार्टी के हाथ में है। मैं संगठन में ही मैंने 15 साल से काम करा है, तो संगठन जैसा निर्णय लेगा वैसा आगे होगा। पर अगर विजन की बात करते हैं तो एक तो 21 पॉइंट का एजेंडा मैंने बनाया है और क्षेत्र के सुझावों से बनाया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट ये है, केंद्र और प्रदेश की सरकार की जितनी योजना है, मोदी जी जितना काम करना चाहते हैं गरीबों और क्षेत्र के लिए, वो सब वहां तक पहुंचे। काफी सारे और भी उसमें इश्यूज हैं जो हमारे क्षेत्र से आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है अगर कोई विजनरी आदमी के हाथ में कमान जाती है और मोदी जी बोलते हैं कि किसी नए बदलाव की जरूरत है, तो एक मौका मिलता है एक नई तरीके से काम करने का और पॉलिसी लेवल पे काम करने का। जो भी योजनाएं सरकार की हैं उनको सही तक नीचे तक पहुंचाने का, और नीचे के जितने काम हैं उसको संसद तक ले जाने का। अगर वो सोच रखने वाला इंसान को दिया जाएगा तो वो जनता के लिए भी काम कर पाएगा, सरकार के लिए भी और पार्टी के लिए भी एक अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, और जिसमें तीनों लोग मजबूत हों, सरकार भी मजबूत हो, हमारी पार्टी भी मजबूत हो, मोदी जी को काम को भी आगे तक ले जाया जा सके, और क्षेत्र की जितनी समस्याएं हों उनका भी हल जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। थैंक यू सो मच सर। रविंद्र जी से मिलके आज की आइडियोलॉजी उनकी सामने आई, और ये महसूस हुआ कि क्योंकि ये तो एक तरीके से उनके स्वेट एंड ब्लड में है कि वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। सेवा से शुरू करते हुए अब वो अवसर की तलाश में है, जिससे कि ये सेवाएं हर घर तक, हर जनमानस तक मोदी जी के द्वारा चलाए गए सभी अभियानों को सुचारू और सक्षम रूप से हम देख सकें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के टेन्योर के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।